विश्व भारती से मैं लोकेश व्यास। नमस्ते दोस्तों, सारे देश में खास तौर से उत्तरी भारत में इस समय प्रचंड शीतलहर चल रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा संपूर्ण देश में राम लहर चल रही है। पूरे विश्व में इस समय एक माहौल, ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का। इसके साथ ही लोग सोचते हैं कि क्या इस बार मोदी सरकार 400 पार, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि मोदी सरकार पुनः तीसरी बार मोदी सरकार इस बार 400 पार। आज हम इसी विषय पर चर्चा करना चाहेंगे कि क्या मोदी सरकार 400 पार होगी। दोस्तों, इसमें कोई शंका नहीं है कि राम लहर का प्रभाव, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने का बाद देश में एक ज़बरदस्त मोदी जी के पक्ष में लहर उठने लगेगी, जिसकी स्थापना अभी से हो गई है, जिसका आरंभ अभी से चल रहा है। ये लहर क्या मोदी जी को 400 पार ले जाएगी, ये विषय जरूर एक विचारणीय है, क्योंकि साउथ में आज भी भारतीय जनता पार्टी का इतना वर्चस्व नहीं है जितना उत्तर भारत में है। यह अलग बात है कि मोदी जी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि दक्षिणी भारत में भी इस बार हमारी सीटें बढ़े, दक्षिणी भारत में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ करके दिखाए, दक्षिणी भारत में भी इस बार राम लहर का प्रभाव नजर आए। वैसे यूँ बात करें तो उत्तरी भारत में जहाँ तक सवाल है, 325 सीटें हैं। उन 325 सीटों में से आप और हम ये कह सकते हैं कि लगभग 300 सीटें आराम से मोदी जी की आ जाएगी, ऐसा मेरा सोचना है, मेरा अनुमान है। ये अनुमान कोई ऐसा ही नहीं है कि मैंने किसी ज्योतिषी से पूछा हो। ये अनुमान इस पर आधारित है, विभिन्न जो पत्र पत्रिकाएं हैं, विभिन्न जो चैनल्स हैं, विभिन्न जो टीवी पे बहस है, उनको देखते हुए मैंने ये अनुमान लगाया है। दक्षिणी भारत में जहाँ तक सवाल है तो दक्षिणी भारत में टोटल 140 सीटें। उन 140 सीटों में वर्तमान में बीजेपी के पास 29 सीटें। मेरा अनुमान है कि दक्षिणी भारत में बीजेपी इस बार थोड़ा राइज करेगी और 50 से 55 सीटों के बीच में इसको मिलने की उम्मीद है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में अपन आ जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में कुल 25 सीटें। तो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। कारण जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने गजब का काम करके दिखाया है। अपने आसाम में ही नहीं, आसपास के जो छोटे छोटे प्रदेश हैं उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ा है। तो 25 में से 20 सीटें आपको नॉर्थ ईस्ट से मिलने की संभावना है। अब आप आ जाइए पश्चिमी बंगाल पे, जो कि ममता दीदी का क्षेत्र है। पिछली बार पश्चिमी बंगाल में बीजेपी की 18 सीटें जीती थी। इस बार ममता दीदी को भी लग रहा है कि राम लहर से उसकी सीटें कम हो सकती है, इसलिए वो भी 22 तारीख को काली मंदिर में जा रही है। लेकिन मेरे को लगता है कि बंगाल पे जिस तरीके से अमित शाह ने ध्यान दिया है और जिस तरीके से वहाँ संगठन मंत्री बंसल साहब को यूपी से भेजा है, उसका प्रभाव निश्चित रूप से आएगा। और मैं सोचता हूँ इस बार बीजेपी वहाँ 25 सीटें क्रॉस करने वाली है। उड़ीसा में जो 21 सीटें हैं उसके अंदर जो पटनायक साहब है उसके रिलेशन निश्चित रूप से बीजेपी के साथ बहुत अच्छे हैं। मोदी जी के साथ व्यक्तिगत रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं और उनका खुद का व्यक्तिगत प्रभाव भी उड़ीसा में बहुत बढ़िया है। उनके खिलाफ कोई एंटी इनकमेबेसी भी नहीं है। लेकिन चूंकि केंद्र का मैटर है और राष्ट्रपति उड़ीसा की है, इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ 21 में से लगभग 13 सीटें आराम से बीजेपी को मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। तमिलनाडु में इस बार अन्नामलाई जो बहुत ही प्रसिद्ध होने, बहुत ताकत से काम कर रहे हैं, अपने आप को उन्होंने जुझारू तरीके से लगा रखा और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त टीम तमिलनाडु में खड़ी कर दी। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है और इसका रिजल्ट क्या आता है, वही सब कुछ देखने लायक होगा। अगर उनका प्रभाव हुआ, सब कुछ हुआ, तो बीजेपी निश्चित रूप से 5 से 7 सीटें इस बार तमिलनाडु में जीत सकती है। जबकि
अन्ना डीएमके के साथ भी अपना किसी तरह का कोई समझौता होने के चांस नहीं है। लेकिन बीजेपी ने इस बार अपनी सारी ताकत अन्नामलाई के साथ लगा रखी है और अमित शाह जी ने कहा है कि अन्नामलाई मेरे छोटे भाई की तरह है। ये बात बहुत महत्व रखती है। और मोदी जी ने भी बनारस काशी तमिल का संगम कराने की पूरी कोशिश की है। मोदी जी बार बार साउथ में जा रहे हैं, आज भी वो साउथ में हैं, बार बार साउथ के बड़े मंदिरों में जा रहे हैं, केरल के बड़े बड़े जो आदमी हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सीटों पे, कर्नाटका, इन सीटों पे प्रभाव पड़ेगा और इस बार 50 से 55 सीटें आसानी से बीजेपी निकाल ले जाएगी, ऐसा मेरा विचार है, सोचना है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बीजेपी के पास इस समय एक सर्वमान्य नेता है, उसका नाम है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी। उसके मुकाबले में एनडी गठबंधन में कोई भी नेता उसके लेवल पे कहीं ठहरता ही नहीं। चाहे ममता दीदी अपने आप को कुछ भी समझे, चाहे नीतीश बाबू कुछ भी समझे और चाहे केजरीवाल जी अपने आप को कुछ भी समझे, लेकिन ईमानदारी की बात तो यह है कि उनके सामने कोई भी नेता किसी भी कद में उनके पास खड़ा नहीं होता। इसका निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को हर प्रांत में मिलेगा। प्रत्येक पूरे देश में इसका प्रभाव आएगा। यहाँ तक कि मेरे को तो ये लग रहा है कि इस बार कश्मीर में भी निश्चित रूप से 3 सीटें बीजेपी निकाल लाएगी। और दूसरी जो बीजेपी की ताकत है वो है योगी जी। योगी जी ने भी अपना प्रभाव इतना बढ़ाया है पूरे भारत में। यूपी में तो उनका है ही है, यूपी में तो उनका एक छत्र शासन है और मेरा अनुमान है कि 2-3 सीटें अगर विपक्ष ले जावे तो ये भी बहुत कहना अतिशयोक्ति होगी। बाकी योगी जी का प्रभाव, योगी जी को लोग बहुत मानते हैं, पूरे भारत में मानने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रशासन चलाया है, बहुत मानते हैं, पूरे भारत में मानने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रशासन चलाया है एक ऐसे प्रदेश को जो कुशासन के लिए बदनाम था, जो गुंडागिर्दी के लिए बदनाम था, जो आतंकवादियों के लिए बदनाम था, उसको उन्होंने बिल्कुल परिवर्तन कर दिया है। आज बड़े पैमाने पे यूपी पे निवेश हो रहा है। इसका एकमात्र कारण योगी जी का प्रशासन है, योगी जी की शक्ति है। तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव भी पूरे देश में पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी भी पूरे देश में घूमने वाले। तीसरे बड़े नेता जो बीजेपी के पास हैं वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। इस बंदे में भी दम है। इस बंदे ने भी इतना काम करके दिखाया है नॉर्थ ईस्ट में और बाकी दूसरे प्रदेशों में भी कि लोग इसका अनुकरण करने लगे। आम जनता इनको सुनने में विश्वास रखने लगी है, आम जनता इनकी तारीफ करने लगी है। ये बहुत बड़ी बात है। और आपके तेलंगाना में ए के राजा साहब हैं, उनका अपना अलग ही वर्चस्व है। वो हीरो है तेलंगाना के, ऐसा मान लो। अब तेलंगाना में वो क्या कर पाते हैं और जो अपने गृह राज्य मंत्री जी हैं श्री कृष्णा रेड्डी जी, वो क्या कर पाते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन बीजेपी के पास इस समय पूरे भारत में एक अच्छी खासी टीम खड़ी है और बीजेपी के पास चुनाव के मूड में बीजेपी हमेशा रहती है। चाहे किसी भी राज्य में चुनाव हो और चाहे हैदराबाद का निकाय का चुनाव हो, बीजेपी वहां भी उतनी ही ताकत लगाती है जैसे किसी लोकसभा के चुनाव में फाइट हो रहा। ये बीजेपी का सबसे बड़ा गुण है। बीजेपी आज के संचार साधनों का पूरा उपयोग करती है। आईटी क्षेत्र में बीजेपी का जबरदस्त कार्य है। बीजेपी के पास संगठनात्मक क्षेत्र से जो आज जो टीम है वो पहले कभी नहीं रही। पहली बार बीजेपी के संगठन में इतना मजबूती से काम हो रहा है कि हमें लगता है कि क्या बीजेपी 400 पार कर जाएगी। लेकिन इन सब बातों के बाद भी जो बीजेपी के लिए नकारात्मक नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ये है कि बीजेपी तमिलनाडु में कोई विशेष कमाल नहीं कर पाएगी, आंध्र प्रदेश में वाईआरएस के सामने नहीं टिक पाएगी, तेलंगाना में उतनी सीटें नहीं ला पाएगी, कर्नाटक में टफ फाइट है, केरल में एक आध सीट मिल जाए तो बहुत है। इसलिए इतना आसान भी नहीं है कि बीजेपी 400 सीटें ले आए। मेरा तो ये अनुमान है कि बीजेपी इस समय 350 के पार जाने की पूरी संभावना है और जो इंडिया गठबंधन है वो लगभग 150-60 में सिमट जाएगा और बाकी जो 15, 20, 25 सीटें बचेगी वहाँ निर्दलीय आएंगे। लेकिन एक बात जरूर है, इस बार बीजेपी जहाँ से भी जीतेगी, इसके उम्मीदवार जहाँ से भी जीतेंगे,
वो 51% से ऊपर वोट लेकर के जीतेंगे। यानी जीत थंपिंग में होगी, लाखों मतों से होगी। कोई 10, 20, 5,000 की सीटें बहुत कम रहेगी जहां बीजेपी 10,000 या 15,000 से जीते, वरना बहुत थंपिंग मेजोरिटी से बीजेपी जीतने वाली है। बीजेपी को टोटल औसत वोट 51 से ऊपर कई सीटों पे मिलने वाला है। ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमारे पास बहुत समय है। और दोस्तों, मैं 22 तारीख के बाद निरंतर आपके संपर्क में रहूंगा, क्योंकि इसके बाद लोकसभा के चुनाव में पूरी ताकत लग चुकी होगी। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि अपन इस विषय पे समय समय पे बात करते रहेंगे। मैं ये कह करके अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सहयोग दें। धन्यवाद।